नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में खड़े होकर वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से कहा कि उन्हें मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने की आदत है। छोटे लक्ष्यों के बजाय बड़े लक्ष्यों को साधने की आदत है। साधारण परिस्थितियों के बजाय बड़ी चुनौतियों से जूझना मोदी को अच्छा लगता है। मोदी ने कहा, इसका असर दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया के सामने नई मिसालें पेश कर रहा है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी 40 घंटे के दौरे पर जापान गए हैं और इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट के अलावा 2 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से भी अलग अलग मीटिंग्स होंगी। कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात समेत कुल 23 मीटिंग शेड्यूल्ड हैं। नरेंद्र मोदी जापान में 1 रात रुकेंगे, 2 रातें हवाई जहाज में कटेंगी। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी आज नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे। आज उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की। इन सारी मीटिंग से क्या निकला? सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और एनईसी कॉरपोरेशन, फास्ट रिटेलिंग, सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये भारत में कितना इन्वेस्ट करेंगी, किस किस सेक्टर में कहां कहां पैसा लगाएंगी, इसका क्या फायदा होगा, इसकी बात आज करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट से चीन क्यों परेशान है? चीन की निगाहें मोदी के जापान यात्रा पर क्यों हैं? आज जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे थे तो चीन एक एक शब्द ध्यान से क्यों सुन रहा था? जापान में इस बड़ी मीटिंग का क्या मतलब है? और आज जो बाइडेन के भाषण की थोड़ी देर बाद ताइवान पर चीन के हमले की संभावना की खबर क्यों आई? क्या वाकई में चीन ताइवान पर हमला करने की योजना बना रहा है? अगर नहीं तो आज ही यह खबर क्यों आई? इसका मोदी के जापान विजिट से क्या लेना देना है, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि मोदी के टोक्यो पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों के बीच संबोधन तक 2 ही नारे सुनाई थी, मोदी मोदी और दूसरा भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे से की और इसके बाद कहा कि पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। मोदी ने कहा कि भारत का दबदबा बढ़ रहा है, वो कठिन लक्ष्य तय करते हैं, उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। उनका लक्ष्य है 130 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करना। ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं। लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है, वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर जो जोर दे रहा है, यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। सवाल मोदी का नहीं है।
आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। ये बात सही है कि मोदी बड़े लक्ष्य तय करते हैं, कठिन चुनौतियों को मंजूर करते हैं, वरना भारत जैसे विशाल देश में हर घर में शौचालय बनाने की योजना बनाना, हर परिवार को अपना घर देने की योजना लागू करना, हर घर तक पानी का कनेक्शन, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को साल भर से ज्यादा मुफ्त राशन देते रहना, ऐसी बातों के बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग सोचने से भी डरते थे। लेकिन मोदी ने न सिर्फ योजनाओं का ऐलान किया, बल्कि उन्हें पूरा किया। इसीलिए मोदी कह सकते हैं कि अब भारत का आत्मविश्वास दुनिया देख रही है। अब तक भारत की तरफ दुनिया देखती है। पहले भारत मदद के लिए दुनिया की तरफ देखता था, अब दुनिया मदद के लिए भारत की तरफ आंखें उठाती है, और भारत दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरा है। कोरोना के दौरान भारत ने पूरी दुनिया में दवाएं भेजी, वैक्सीन पहुंचाई। मोदी ने कहा कि अब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है। इस गंभीर खतरे पर भी भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तय किया है। इसके अलावा भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। आज मोदी ने बताया कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। आपको साथियों जानकर के खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कैशलेस, यहां जापान में तो आप लोग टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित रहते हैं, लेकिन ये बात सुनकर के आनंद होगा, आश्चर्य होगा और गर्व होगा। पूरे विश्व में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें से 40% अकेले भारत में होता है। ये मोदी की खासियत है, वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी कामकाज में भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। अब देश भर में डिजिटल सर्टिफिकेट्स चल रहे हैं, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं यह तो आपने सुन ही लिया। अब बैंकों में भीड़ कम हो गई है, जेब में नोटों की संख्या घट गई है। अब लोग जमकर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। करप्शन कम होता है इससे, टैक्स की चोरी रुकती है इससे, और चूंकि मोदी के कामों का असर दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के लोग महसूस कर रहे हैं, इसलिए मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीयों में काफी उत्साह दिखाई देता है। टोक्यो में भी दिखाई दिया। जब मोदी वहां पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। बहुत से जापानी लोग भी मोदी की झलक पाने के लिए खड़े थे। एयरपोर्ट से लेकर मोदी के होटल पहुंचने तक जगह जगह मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। होटल में मोदी का स्वागत मंत्रोच्चार के साथ हुआ और इस मौके पर मोदी ने भारतीय लोगों के साथ साथ जापानी लोगों से भी बात की, खास तौर पर उन बच्चों से मिले जो हिंदी सीख रहे हैं। मेरा नाम वित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन पांचवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned it. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? इसके बाद मोदी काम पर लगे। दिन की शुरुआत बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात से हुई। आज जिन बिजनेस लीडर्स ने मोदी से मुलाकात की उनमें मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स,
स्टार्टअप कंपनियों के बड़े इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक, रेडीमेड कपड़ों के बड़े ब्रांड यूनिक्लो के सीईओ शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जापान के अन्य उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी की। मोदी ने जापान के कारोबारियों से कहा कि वो भारत में इन्वेस्ट करें, मेक इन इंडिया का पार्ट बने और भारत के विकास में योगदान देकर फायदा भी उठाएं। और मेरी जानकारी है कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन 2026 तक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी। सुजुकी मोटर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया है। नए इन्वेस्टमेंट में सुजुकी मोटर भारत में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। सॉफ्टबैंक ने हमारे देश की स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लानिंग के बारे में बताया। जापानी कंपनियों से कहा कि वो भारत में आकर प्रोडक्शन बढ़ाकर इस स्कीम का फायदा उठाएं। मोदी चाहते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दुनिया फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर निर्भर है। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को चुनौती देना चाहता है, इसलिए चीन भी मोदी के एक एक कदम पर पूरी नजर रखे हुए है। आज चीन की नजर अमेरिका के बड़े ऐलान पर भी थी। टोक्यो में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऐलान किया। असल में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर एक नया अलायंस बनाया है। इसका पूरा नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 13 देशों के ब्लॉक में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इसका मकसद इंडो पैसिफिक में कारोबार को आसान बनाना और चाइना से मुकाबला करते हुए अपनी अपनी तरक्की करना है। आईपीएफ डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर मिलकर काम करेगा। आईपीएफ के लॉन्च पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत प्राचीन काल से विश्व व्यापार का हिस्सा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट भारत में ही था। मोदी ने भरोसा दिया इस नए समझौते को कामयाब बनाने के लिए भारत अपनी पूरी ताकत से काम करेगा। क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। आईपीएफ का उद्घाटन करते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की आधी आबादी इंडो पैसिफिक में रहती है और वर्ल्ड का 60% ट्रेड यहीं से होता है। इसीलिए इस ट्रेड अलायंस की शुरुआत यहीं से की जा रही है। The Indo-Pacific covers half the population of the world. हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की आधी आबादी रहती है और दुनिया की कुल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। आज मौजूद देश और जो देश भविष्य में इस साझेदारी का हिस्सा बनेंगे वो एक ऐसे आर्थिक नजरिए का हिस्सा बन रहे हैं जो सभी लोगों का भला करेगा, सभी लोगों का। हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये नजरिया पूरे क्षेत्र के मुक्त और स्वतंत्र, सुरक्षित और लचीले होने का दृष्टिकोण है, जहां पर आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी है। हम 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में नई भूमिकाएं लिख रहे हैं। इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बराबरी से विकसित होने का मौका मिलेगा। देखिए, सच तो यह है कि पूरी दुनिया के बाजार इस वक्त चाइनीज माल से भरे पड़े हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें चीन का माल ना बिकता हो। हमारे देश में ही भगवान की मूर्तियों से लेकर बच्चों के खिलौनों से लेकर आईफोन तक, कंप्यूटर के चिप्स तक, हर सामान मेड इन चाइना की मोहर से बनता है। इसके कारण चीन की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और अपनी आर्थिक ताकत की आड़ में चाइना दुनिया में दादागिरी पर उतरा हुआ है। इसलिए चाइना को काउंटर करना जरूरी है। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ अलायंस करके नेटो बनाया था,
अब उसी तरह एशिया में चाइना को हद में रखने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर IPEF बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो अलायंस बना था वो मिलिट्री अलायंस था, लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए चाइना को काबू में रखने के लिए जो IPEF बनाया गया है वो इकोनॉमिक अलायंस है। इसके ऐलान के साथ असर भी दिखाई दिया। जैसे ऐलान हुआ, चाइना की तरफ से खबर फैलाई गई कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी तरह अमेरिका के बढ़ते दखल को रोकने के लिए चाइना किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। यानी चाइना अब आंख दिखाकर पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी आप जानते हैं कह चुके हैं, न मैं आंख झुकाकर बात करूंगा, ना आंख चुराकर बात करूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूं। तो आज नहीं तो कल चीन को यह बात समझ में आ जाएगी। वैसे आज टोक्यो में मोदी ने काशी की भी बात की। मोदी ने कहा कि काशी का स्वरूप बदल गया है और इसमें जापान का बहुत सहयोग मिला है। मोदी ने याद दिलाया कि जापान के सहयोग से काशी में रुद्राक्ष ऑडिटोरियम बना है। और मोदी जब जापान में काशी की बात कर रहे थे, उसी वक्त काशी के कोर्ट में बाबा विश्वनाथ को लेकर बहस चल रही थी। आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुबह से ही गहमा गहमी थी। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर परमिशन के सवाल पर जो अपील दायर की गई थी, उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होनी थी। इस पर सुनवाई हुई और इसके साथ साथ 2 और नए पिटीशन अदालत के सामने फाइल किए गए। एक याचिका सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना को परमिशन देने की मांग की गई थी और दूसरी पिटीशन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को लेकर डाली गई है जो ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इन दोनों पिटीशन में क्या कहा गया है, पिटीशन फाइल करने वालों का दावा क्या है, उनके तर्क क्या है, यह आपको सुनवाऊं। इससे पहले आपको यह बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या हुआ। आज करीब आधे घंटे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस पर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। आज बहस के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ, वो रिपोर्ट पिटीशनर को दे दी जाए, उनके साथ शेयर की जाए, जिससे उस रिपोर्ट को स्टडी करके वो इस सब्जेक्ट पर अपने ऑब्जेक्शन तैयार कर लें। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा था कि पहले यह तो तय हो जाए कि यह केस सुनने लायक है भी या नहीं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह केस मेंटेनेबल नहीं है तो फिर सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा का क्या फायदा। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था यह एक्ट किसी धार्मिक स्थल के नेचर की पहचान के लिए जांच, सर्वे और सर्वे कमीशन के गठन को नहीं रोकता। अब कोर्ट कल इस बात पर फैसला करेगी कि यह केस एडमिट करने लायक है या नहीं, यह मुकदमा चलेगा या नहीं। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी CD और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाएं और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और अब इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चले। इस केस की सुनवाई आज डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को जिला जज के पास भेजा था तब यह कहा था कि सेक्शन 7/11 के तहत सुनवाई करें और यह प्रायोरिटी पर हो। मुस्लिम पक्ष भी इसी बात पर जोर दे रहा था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे टीम की रिपोर्ट अब कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए सर्वे रिपोर्ट को इस केस के पक्षकारों के साथ शेयर किया जाना चाहिए।
लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट शेयर करने की हिंदू पक्ष की मांग का जोरदार विरोध किया। मुस्लिम पक्ष का कहना था, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पहले ऑर्डर 7-11 रूल पर सुनवाई होनी चाहिए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पहले इसी पर सुनवाई करनी चाहिए। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए, और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। अब ये बात तो सही है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला करेगी। इस पर कोर्ट का फैसला कल आ सकता है, लेकिन यह भी सही है कि अगर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी तो फिर वाराणसी के सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश कैसे दिया? सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ, वीडियोग्राफी कोर्ट के आदेश पर हुई, कोर्ट कमिश्नर अदालत ने अपॉइंट किया था। अब जिन पिटीशनर की अपील पर सर्वे हुआ उन्हें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी तो मिलनी चाहिए। सर्वे रिपोर्ट में क्या है यह पूरा देश जानता है, इसलिए अब यह कानूनी से ज्यादा भावनाओं का सवाल हो गया है। ऐसे मामलों में किसी भी अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर ज्ञानवापी परिसर के मामले में किसी मुकदमे का विरोध किया जा रहा है, तो फिर इसी तर्क को कैसे नकारा जा सकता है कि 1947 से लेकर 1991 तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की रोज पूजा होती थी। 1991 के बाद यह बंद हुई, फिर साल में एक दिन पूजा की परमिशन मिली। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान लिया जाए तो 1947 से यहां पूजा हो रही थी, वह पूजा करने से कैसे रोका जा सकता है? 1947 वाली स्थिति बहाल क्यों नहीं होनी चाहिए? श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अदालत में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें तो यही अपील की गई है कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की परमिशन मांगी गई है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया और दूसरा विवाद आज शुरू हो गया। आज अदालत में काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने एक नई पिटीशन फाइल कर दी, एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कुलपति तिवारी का कहना है कि चूंकि बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में मिल गया है, इसलिए उसकी नियमित पूजा अर्चना की परमिशन भी मिलनी चाहिए। कुलपति तिवारी ने कहा, इतने लंबे इंतजार के बाद बाबा मिले हैं तो उनकी पूजा अर्चना न होना शिव भक्तों के लिए कष्टकारी बात है। इसलिए उन्होंने अदालत में पिटीशन फाइल करके कहा है कि उन्हें बाबा के श्रृंगार, भोग, स्नान, साफ सफाई और पूजा पाठ का अधिकार मिले। कुलपति तिवारी का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है और ज्ञानवापी के जिन कमरों को तहखाना बताया जा रहा है वो मंदिर के 4 मंडप हैं। इनका वर्णन पुराणों में मिलता है। विश्वेश्वर नाथ जो है बिना पूजा के है। विश्वेश्वर नाथ के मंदिर है, 4 उसमें मंडप है जिसको लोग तहखाना, एक जो है भक्ति मंडप है, एक ज्ञान मंडप है, एक मुक्ति मंडप, एक ऐश्वर्य मंडप है। तो उसमें आपने पूजा का अधिकार मांगा है? अधिकार नहीं होता रहा, ये मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वज प्रदत्त है, उसको मैं जा रहा हूँ कहने, आप उसको दीजिए। और मैं केवल सेवा, पब्लिक की बात दर्शनार्थी बाद में, पहले सेवा पूजा तो होने दिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं भक्ति की सेवा, उसमें कोई भी दर्शन पूजा न भी, कम से कम ये तो लगे बाबा को पूजा हो रही। मैं आया हूँ विश्वेश्वर नाथ के लिए, व्यक्तिगत नहीं आया। व्यक्तिगत नहीं आए। एक सवाल सिर्फ ये है कि अभी ये तय नहीं है कि वो शिवलिंग है कि फवारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी दावा कर रहा है फवारा। छोड़िए मुस्लिम पक्ष, कौन है मुस्लिम हम नहीं जानते, हम शिव को जानते हैं। आपको लगता है कि वो शिवलिंग ही है? अरे लगे संसार मालूम है, शिव काशी में शिव ने तो मौलवी मल्ला मिल गए। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान जिस शहर में, उसको क्या कमी है? जिसकी काशी शिव की है उसको क्या कहना है कि औरंगजेब की काशी थोड़े शिव की काशी है। शिव को काशी को शिव ने बसाया,
5000 साल पहले इनके कह देने से। एक और नई बात आज ये सामने आई कि ज्ञानवापी परिसर में मिले काले पत्थर के शिवलिंग को फव्वारा बनाए जाने से हिंदू पक्ष नाराज है। आज हरिशंकर पांडे नाम के वकील ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है जो शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं। हरिशंकर पांडे का कहना है कि शिवलिंग को फव्वारा कहने वाले हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मामला जो है आईपीसी के 505(3) और 153(2) के तहत ये मामला किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा कह के प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावे और अपना मुकदमा लड़े। हालांकि अभी कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है वो वाकई में बाबा विश्वनाथ का विग्रह है या नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष इस बात के तमाम सबूत लगातार पेश करता जा रहा है कि वजूखाने में मिले जिस काले पत्थर को फव्वारा बताया जा रहा है वो हकीकत में शिवलिंग ही है। कुछ लोगों का दावा है कि इससे पहले भी अदालतें ज्ञानवापी परिसर पर हिंदुओं के हक में फैसला सुना चुकी हैं। अंग्रेजों के जमाने में सन 1937 में वाराणसी की सिविल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस जगह को मंदिर बता चुका है। इनका वाद खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि यह पूरा ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मंदिर रहा है और ड्यू टू रिलीजियस एंटीपैथी ये औरंगजेब बादशाह के फरमान से 1669 में इसको गिरा दिया गया था और एक पोर्शन पर जो है वो यह विवादित ढांचा खड़ा है जिसे मुसलमान मस्जिद की संज्ञा देते हैं। इसलिए इनका वाद 1937 में सिविल जज की अदालत, सिविल जज वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया। ज्ञानवापी का केस कोर्ट में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम को मैदान में उतारा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी बात मानी, लेकिन इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर खुद सियासी मैदान में कूद गए। अब वो जहां जहां चुनाव लड़ेंगे ज्ञानवापी का मुद्दा उठाएंगे। जहां जहां उन्हें मुसलमानों के वोट मांगने हैं वो मस्जिद की बात करेंगे। गुजरात से एक एग्जाम्पल बना है। गुजरात में इलेक्शन नवंबर में होने हैं। ओवैसी इस बार पूरी ताकत के साथ गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। सूरत में पहली पब्लिक मीटिंग की जबरदस्त भीड़ थी। इस रैली में ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों से ज्ञानवापी मस्जिद छीनने की साजिश हो रही है और इसके बाद ओवैसी मुसलमानों से यह पूछने लगे, अब क्या करोगे? जैसे बाबरी मस्जिद खोदी, क्या ज्ञानवापी भी खोदोगे? हजारों की भीड़ से आवाज आई, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और इसके बाद ओवैसी ने कहा कि जो तुम्हारी आवाज नहीं उठाते उनके पीछे क्यों भागते हो? उन्होंने कहा न कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है न आम आदमी पार्टी। ओवैसी ने कहा सिर्फ वही एक ऐसे हैं जो मुसलमानों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाते हैं। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर क्या नाम था बोलने वाले का?
मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। और इसके बाद ओवैसी बीजेपी आरएसएस पर आए, कहा आजकल हर मुद्दे पर यह दलील दी जा रही है कि 500 साल पहले मुगलों ने क्या किया था। हर जगह खुदाई की बात की जा रही है। ओवैसी ने कहा अगर वो कहें कि मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे मस्जिद है, तो क्या प्रधानमंत्री के घर की खुदाई की जाएगी? ओवैसी ने कहा कि मुसलमान को इस देश का किराएदार बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि मुसलमान इस देश का किराएदार नहीं, हिस्सेदार है, और देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं। कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। महबूबा मुफ्ती ने भी आज बड़े सख्त अंदाज में बात की। बात लगभग वही थी जो ओवैसी कह रहे हैं, लेकिन अंदाज अलग था। ओवैसी रैली में बड़े जोश और खरोश से बोलते हैं, महबूबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात कहती हैं। आज महबूबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद के मसले मुसलमानों को भड़काने के लिए उठाए जा रहे हैं, जिससे मुसलमान रिएक्ट करें, इसके बाद दंगे हों। महबूबा ने कहा कि देश में 1947 से पहले के हालात बना दिए गए हैं, अब देश संविधान से नहीं चल रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क कायम हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरे मुल्क को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, असम मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, जो भी आप कहिए उसको वही बनाने की कोशिश। और आपस में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका इस वक्त मुकाबला हो रहा है एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तंग करेगा, मुसलमानों को खुदा ना खास्ता नेस्त नाबूद करने में पहल करेगा। इसीलिए मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को प्रोवोक किया जा रहा है, उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो रिएक्ट करे और इनको मौका मिले एक और गुजरात का कांड करने का, या एक और जो यूपी में हुआ था या दूसरी जगह पे हुआ था, इनको दोबारा खुदा ना खास्ता यहाँ एक कत्लो आम करने का एक जो है एक अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहना चाहिए, मगर 47 से पहले जो हालात हमारे मुल्क में हुए थे जिसमें हिंदू मुसलमान को अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज अंग्रेजों का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशा देख रहे हैं। और उनकी खामोशी का मकसद जो इनकी पार्टी ये समझती है कि वो
खामोशी का मकसद है कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब ठीक कर रहे हैं। मुल्क जो है वो आईन पे नहीं चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलता है। अगर चल रहा होता तो इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, नहीं तो आपका कानून है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से कि आप किसी भी नए इशू को नहीं उठाएंगे, किसी भी नई मस्जिद का किस्सा नहीं उठाएंगे। कौन सुनता है? आपकी जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो या आपका एग्जीक्यूटिव हो, सब इस वक्त जो है जिनको जवाबदेह बनाना चाहिए था इस सरकार को, वो इस सरकार के टूल्स बने हुए अनफॉर्चुनेटली। ये कहना तो गलत है कि देश में बंटवारे के वक्त से जो पहले था जमाना वैसे हालात बन गए हैं। कहां दंगे हो रहे हैं, कहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, अदालतों को फैसले करने का पूरा हक है। हिंदू मुसलमान आमतौर पर मिलजुल कर ही रह रहे हैं। अब यह जरूर है कि ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जिस तरह के बयानबाजी करते हैं उससे कभी कभी लगता है कि माहौल खराब हो सकता है। जहां तक ज्ञानवापी परिसर के विवाद का सवाल है तो मुझे लगता है कि यह तो बहस का विषय नहीं होना चाहिए कि मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर कई जगह मस्जिदें बनाई गई और काशी विश्वनाथ का मंदिर उनमें से एक है। इसके लिए न तो सर्वे की जरूरत है, न खुदाई की जरूरत है, न फोटोग्राफी की। वहां मंदिर था, इसके अनेकों साक्ष्य बहुत पहले से मौजूद हैं। न शिवलिंग के मिलने से इतिहास बदलेगा, न उसे फव्वारा कहने से। सवाल इतना है, क्या 1991 में जो कानून बना था उसके तहत वहां पर स्टेटस को रहना चाहिए? सवाल यह भी है, क्या अब किसी मस्जिद की जगह पुराना मंदिर फिर से बनाया जा सकता है? अगर साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, तो क्या कानून इस तरह के बदलाव की इजाजत देता है या नहीं? और मुश्किल यह है कि मुस्लिम पक्ष के लोग इतिहास को, सबूतों को मानने के लिए तैयार नहीं है और हिंदू पक्ष के लोग स्टेटस को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यह मामला अदालत में है। राम मंदिर के मामले में भी फैसला अदालत को ही करना पड़ा था, जिसको सबने माना, शांतिपूर्ण तरीके से माना। बस इस बार इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह के फैसलों में ज्यादा देर न लगे। राम मंदिर पर जो फैसला आया उसमें बहुत वक्त लग गया था। हालांकि अयोध्या विवाद में फैसला होने में वक्त लगा हो, लेकिन मंदिर तय वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। आज ये खबर आई कि मंदिर की नींव और चबूतरा बनकर तैयार हो गया है। अब 1 जून से गर्भगृह बनना शुरू हो जाएगा। 1 जून से राम मंदिर के लिए तराशे गए पत्थर लगने शुरू हो जाएंगे और पूरी संभावना है कि पहले पत्थर की स्थापना योगी आदित्यनाथ करेंगे। 1 जून के कार्यक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा गया है। राम मंदिर में करीब 17,000 तराशे हुए पत्थर लगाए जाने हैं। ये नक्काशी वाले पत्थर साउथ इंडिया से मंगाए गए हैं। इन्हीं पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण होगा, जो कि मंदिर की पहली मंजिल पर बनना है। 1 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि को मृगशिरा नक्षत्र भी होगा और कई साल बाद दुर्लभ संधि और सर्वद्ध सिंधि योग बन रहा है। इसीलिए यह तय हुआ है कि 1 जून को सुबह 9 से 11 बजे के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में एक शिलापट लगाकर पहली मंजिल के निर्माण का कार्य शुरू होगा। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए यह बताया गया कि 5 अगस्त 2020 यानी भूमि पूजन वाले दिन से अब तक यहां कितना कितना काम हुआ है। 1 तारीख से हमारा जो बंसी पहाड़पुर का पत्थर, तरासा हुआ पत्थर है, जो तराशने के बाद वहाँ लगाया जाना है, वो तैयार होकर के आके रखा हुआ है। वो तरासे गए पत्थर गर्भगृह में जो लगने हैं वो लगना प्रारंभ हो सकते हैं। ऐसा विश्वास है। हमारे सभी इंजीनियर्स इस काम में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं कि हम आगामी 1 तारीख तक इस काम को पूरा कर लें, जिससे गर्भगृह में लगने वाले पत्थरों के लगाने का काम प्रारंभ हो सके। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी उस दिन आएंगे, वो उसकी आधारशिला रख सकते हैं क्या? योगी जी को संज्ञान में है, लेकिन अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं आया है, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते। उनके जानकारी में ये बात है। वो तो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इस मंदिर प्रकल्प से उनकी 3 पीढ़ियां जुड़ी हैं। राम मंदिर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होना है, लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है उससे देखकर लगता है कि रामलला का भव्य मंदिर वक्त से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा।
और मैं आपको बता दूं कि मंदिर कोई ऐसा वैसा नहीं बनेगा, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर होगा और मजबूती ऐसी होगी कि 1000 साल तक मंदिर को खरोंच भी नहीं आएगी। चूंकि मंदिर सरयू नदी के किनारे है, जमीन रेतीली है, इसलिए मंदिर को मजबूती देने के लिए 12.5 मीटर की सॉलिड नींव डाली गई है, यानी 12.5 मीटर तक खुदाई हुई। उसके बाद 12 इंच मोटी कंक्रीट की परतें डाली गई, यानी 12.5 मीटर मोटी कंक्रीट की चट्टान पर यह मंदिर खड़ा होगा। इसके ऊपर 1.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट का चबूतरा होगा। इस चबूतरे के ऊपर मंदिर का गर्भगृह बनेगा। इसी गर्भगृह का पत्थर योगी आदित्यनाथ रखेंगे। इस मंदिर में न तो कोई सरिया लगेगा न सीमेंट का इस्तेमाल होगा, सिर्फ पत्थरों को तराशकर, पत्थरों को जोड़कर पूरा राम मंदिर बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण के प्रोग्रेस को खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में असेंबली के बजट सेशन की शुरुआत हुई, लेकिन सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के एमएलए वेल में आ गए, शोर शराबा करने लगे, नारेबाजी की। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से सहयोग की अपील की थी। योगी ने कहा था कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष भी सहयोग करे, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग नेताओं के व्यवहार को देखेंगे। अगर हंगामा होगा तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। जो आचरण यहाँ पर माननीय सदस्यों का होगा वह न केवल 25 करोड़ लोगों के बीच में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसकी चर्चा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न हो जो माननीय सदस्यों के गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो। और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन, और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है, जिसमें खुली चर्चा होती है। माननीय सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। योगी की उम्मीद पूरी नहीं हुई। वो जब सदन के भीतर पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। समाजवादी पार्टी के एमएलए पूरी तैयारी करके आए थे, सिर पर लाल टोपी और हाथों में तख्तियां। अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे। कौन सत्ता पक्ष का है कौन विपक्ष का, इसकी पहचान टोपियों से हो रही थी। बीजेपी विधायकों के सिर पर भगवा रंग की टोपियां थी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के सिर पर लाल रंग की टोपी थी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर विधायक खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक ऐसे थे जिनके सिर पर न तो लाल टोपी थी, न उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे और न वो खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। अखिलेश यादव भी अपने एमएलए के साथ खड़े थे, लेकिन उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी सीट पर खामोशी से बैठे रहे। शिवपाल यादव के अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी कोई नारेबाजी नहीं की। ये दोनों आज सदन में मौजूद थे, अपनी पार्टी के विधायकों के बीच ही बैठे थे, लेकिन फिर भी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। आजम खान तो आज सदन में ही नहीं आए। हालांकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने आज ही स्पीकर के चैम्बर में विधानसभा की मेंबरशिप की शपथ ली। शपथ के बाद अब्दुल्ला आजम तो सदन में आए, लेकिन आजम खान सदन के कार्य में शामिल नहीं हुए। चूंकि इस तरह की चर्चा है कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं, इससे कल ही समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि आजम खान सदन में आएंगे और वो अखिलेश यादव के बगल वाली जगह पर बैठेंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अटकलों में रह गया। आजम खान सदन की कार्रवाई में शामिल ही नहीं हुए। वैसे अखिलेश यादव को परेशान करने वाले कई डेवलपमेंट हुए हैं। आजम खान सदन में नहीं आए, उनके बेटे और शिवपाल यादव ने पार्टी के विधायकों का साथ नहीं दिया, और तीसरी बात है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि अब एसी कमरे से निकलने का वक्त आ गया है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो अखिलेश यादव को घर से बाहर सड़कों पर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, और यह संकेत अखिलेश यादव के लिए अच्छा नहीं है। आज ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा, हिटलर कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार हिटलर और स्टालिन से भी बड़ी तानाशाह है। ममता का इल्जाम है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मोदी देश को तुगलकी अंदाज में चला रहे हैं। हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, विपक्ष शासित राज्यों को संसाधनों से वंचित कर रहे हैं, राजनीतिक भावना से छवि खराब कर रहे हैं, तुगलकी शासन चला रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से हर काम में दखल अंदाजी की जा रही है। यहाँ तक कि राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक देश के फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बुलडोजर से कुचल डाला है और तुगलकी अंदाज में सरकार चला रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं पूरी एजेंसियों को खराब नहीं कहूंगी क्योंकि उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी ऑटोनॉमी नहीं है। उन्हें पूरी तरह से स्वायत्त बनाने की जरूरत है। उन्हें बीजेपी से मुक्त कराने की जरूरत है। ये जो एकदम नीच तरह की राजनीतिक दखलंदाजी हो रही है, ये तो हिटलर ने भी नहीं की, स्टालिन ने भी नहीं की थी, मुसोलिनी ने भी नहीं की थी। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, अपनी मातृभूमि से स्नेह करती हूँ, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से पूरा देश चल रहा है, पूरे देश को बेच दिया है। ममता मोदी पर हिटलरशाही का इल्जाम तो लगा रही हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि बंगाल में जो ममता के साथ नहीं है, उनका रहना कैसे मुश्किल हो जाता है। बाबुल सुप्रियो केंद्र सरकार में मंत्री थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन हालत ये होगी कि बीजेपी छोड़कर ममता की शरण में जाना पड़ा। ममता का साथ छोड़कर मोदी के साथ आए अर्जुन सिंह भी ज्यादा समय नहीं टिक पाए। सांसद थे, लेकिन इतना प्रेशर बना कि कल ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब हिटलरशाही कहां कहां चल रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को जेल का खाना रास नहीं आ रहा। सिद्धू ने अब स्पेशल डाइट की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, इसलिए उन्हें स्पेशल डाइट दी जाए। इसके बाद पटियाला जेल में बंद सिद्धू को आज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के एक पैनल ने उनकी जांच की। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अदालत में पिटीशन फाइल की गई है कि उनकी जेल में जिस गेहूं का आटा मिल रहा है उससे उन्हें एलर्जी हो जाती है, इसलिए उन्हें स्पेशल डाइट देने की परमिशन दी जाए। सिद्धू जेल में मिलने वाली दाल रोटी नहीं खा रहे, फिलहाल वो सैलेड खाकर ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। करीब 4 घंटे तक उनके टेस्ट कराने के बाद जेल वापस लाया गया। अब सिद्धू के डाइट बनाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। लोग कहते हैं कि सिद्धू को उनके की सजा तो मिलनी चाहिए। उन्होंने जितना लोगों को सताया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो वाकई में बीमार हैं तो इलाज भी मिलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।